और इसके लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को, देहरादून को और छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने इसके लिए थर्ड पार्टी के रूप में रखा, जो इन सब की मॉनिटरिंग करके अपनी रिपोर्ट समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाएगा। और मुझे अच्छा लगा कि जो हम लोगों ने सरकारी विभागों से वृक्षारोपण करवाए थे, वह लगभग 70 से 75% तक वे जीवित हैं। और जो हम लोगों ने निजी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से किए थे, उनकी भी 65 से 70% वे जीवित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसका परिणाम है कि देश के अंदर जिन राज्यों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे, उन सब ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर इस दौरान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां तेजी के साथ आबादी भी बढ़ रही है, औद्योगिकीकरण भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी नए नए कार्य प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े कार्य हो रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट कवर का बढ़ना ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति देने वाला है। और हम लोगों का भी प्रयास होना चाहिए, हमारे स्तर पर भी उस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा, इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और एयर क्वालिटी को सुधारने, घर के चूल्हे का भी एक बड़ा योगदान होता है। आपने देखा होगा कि पहले लोग लकड़ी से या कोयले से भोजन बनाते थे, या गोईठे से, गोबर के गोईठे से, उससे भोजन बनाते थे। काफी कार्बन उत्सर्जन होता था, काफी धुआं निकलता था। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हुए। और कल हम लोगों ने 1,86,00,000 उत्तर प्रदेश के जो उपभोक्ता थे, उनको फ्री में एक सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम किया कि वे लोग रसोई गैस को स्वीकार करने और इसको अपने उपयोग में लाने के लिए प्रेरित हो सके। यह भी एक कारण है। यानी सॉलिड वेस्ट जो होता है, यह तो जब उसको कोई आग लगाता है, जहां तहां पड़ा रहता है, वह तो एयर क्वालिटी को प्रदूषित करता ही है, प्रभावित करता ही है। घर का जो रसोई है वह भी उसको प्रभावित करती है। खासतौर पर जब हम कोयले से, लकड़ी से भोजन बनाते हैं, वह भी उसका एक कारक बनता है। और साथ साथ जो पराली है, पराली में भी जब आग लगाते हैं, एनसीआर में पराली पर आग लगाना, और अभी भी एक बड़े पैमाने पर जो लोग लकड़ी और कोयले का उपयोग करके रसोई बना रहे हैं, वह भी एक कारक है जिस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो एलपीजी के कनेक्शन ये जब मिले हैं, तो इसका उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जो धुआं होगा और खासतौर पर जो कार्बन निकलेगा कोयले से या लकड़ी से, जो उसके नजदीक होगा, वह उससे सर्वाधिक प्रभावित होगा। उसके लंग्स प्रभावित होंगे, उसकी आंखें प्रभावित होंगी। हमें उनको बताना पड़ेगा कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसको ठीक करिए आप। तो हमें उसके बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा। जो फसल के वेस्ट को जलाने की कार्रवाई हो रही है, आज तो हम ये फसल की जो पराली जलाई जा रही है, इसके वेस्ट का भी अतिरिक्त पैसा किसानों को दे रहे हैं। इसके लिए तमाम संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, इथेनॉल बनाए जा रहे हैं। हमने गोरखपुर में ही एक इस प्रकार का संयंत्र लगाया है, जहां पे किसान से, यानी किसान अपनी फसल का तो दाम पहले ले रहा है, लेकिन अगर पराली से भी वो लेना चाहेगा तो पर कुंटल के हिसाब से हम उसको अतिरिक्त पैसा इसका अतिरिक्त उपलब्ध करवाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के पास अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी हो गया और पर्यावरण को बचाने में भी हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस पर जो कंप्रेस्ड बायोगैस के संयंत्र लगे हैं, इसको हमें स्थानीय स्तर पर भी
प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इसके लिए भी लोगों को हमें प्रेरित करना होगा कि वे लोग भी इसके साथ जुड़ सकें। इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ अगर हम मिलकर के करेंगे, एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, इस सामूहिक प्रयास का हिस्सा होता है। वाटर कंजर्वेशन अगर हम करेंगे, जैसे गोरखपुर सिटी और उसके आसपास में सबसे अच्छा क्या है कि अगर हम यहां की जल की गुणवत्ता को बनाए रख करके यहां पे जितने भी तालाब हैं, भू माफियाओं को इन पर कब्जा करने से रोकेंगे, तो यही तालाब आपके जीवन के आधार भी बन सकते हैं। यहां के फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में योगदान देंगे। यहां पे अनावश्यक धूल के कणों को शोषित करने की सामर्थ्य इनके पास होगी। एक पर्यावरण में नमी के स्तर को बनाए रखने में ये मदद करेंगे और उसका परिणाम आपके लिए जो अनावश्यक रूप से धूल के कण वायुमंडल में आकर के आपके श्वास को और वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, उसमें भी यह काफी मदद कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हमें प्रयास करना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में बने। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। आपके घर के पास के क्षेत्र में जल स्तर को बनाए, भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में यह एक बड़ी मदद कर सकता है। और अगर हर एक स्तर पर लोग प्रयास करेंगे कि हमें भूगर्भीय जल के स्तर को बढ़ाए रखना है, तो तालाबों में भी पानी रहेगा और जो नदियां सूख रही हैं, मर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहां पे प्रशांत जी कह रहे थे इसके बारे में, महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ की सफलता के पीछे रहस्य क्या था? पहला था कि जिस कार्य को देखने के लिए लोग आना चाहते थे, स्नान करना तो सेकेंडरी था, लेकिन लोगों के मन में था कि हम मां गंगा को देख सकें, मां यमुना को देख सकें, त्रिवेणी में जाकर के हम डुबकी लगा करके उस पुण्य के भागीदार बन सके। स्नान तो हर व्यक्ति रोज अपने घर में करता है, लेकिन वह एक पवित्र महास्नान था जहां आकर के व्यक्ति अनुभूति करना चाहता था। लेकिन अगर गंगा में जल नहीं होता, यमुना जी में जल नहीं होता, त्रिवेणी में गंदगी होती, अव्यवस्था होती, कनेक्टिविटी नहीं होती, क्या होता है? कोई नहीं आता। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां नहीं आ पाता। हमने प्रयास किया कि हर समय वहां पर गंगा जी में 10,000 से लेकर 12,000 क्यूसिक वाटर रहे और यमुना जी में भी 8 से लेकर के 10,000 क्यूसिक वाटर हर समय मौजूद रहे। और इसको हम लोगों ने जनवरी से लेकर के और फरवरी के बीच में लगातार मेंटेन करके रखा। अगर नहीं होता तो महाकुंभ मेला पहले ही चरण में उखड़ गया होता, लोग नहीं आते। लेकिन हम लोगों ने इसको बनाए रखा। लेकिन ये जल स्तर बनाएंगे कब? आज तमाम नदियां सूख रही हैं। तमाम नदियां जो हमारे जीवनदायिनी धमनियों की तरह, जैसे हमारी धमनियां रक्त का संचार करती है पूरी बॉडी में, ऐसे ही इस धरती के अंदर नदियों की स्थिति होती है। हमने उनको प्रदूषित करने का काम किया है और धीरे धीरे करके वे सूखती जा रही हैं। वे सूखेंगी तो लाइफ लाइन सूख जाएगी, याद करना। इसलिए उसके साथ न किसी को खिलवाड़ करने देना है, न उसको प्रदूषित करने देना है। उसको बचाए रखने की दिशा में हमें प्रयास करना है। नदियां बढ़ेंगी तो अपने साथ तमाम वनों को भी एक अच्छा आच्छादन वह हमें दे देंगे, ऑक्सीजन का एक नया भंडार हमें दे देंगे। जीवन तो उसी से चलेगा, और नहीं तो बहुत ज्यादा खिलवाड़ करेंगे तो कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, सेकेंड वेव के दौरान कैसे मनुष्य तड़प रहे थे। जैसे
जल से निकली हुई मछलियां हों, उस प्रकार की स्थिति ना आने पाए। ये सब मानव के द्वारा तैयार की गई विकृतियां हैं और मानव के द्वारा तैयार की गई उस अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में की गई विकृतियां का दुष्परिणाम कोई दूसरा नहीं भुगतेगा, उसके लिए हमें स्वयं भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और इसलिए चौथा कारण जो महत्वपूर्ण है कि जब भी हम कोई निर्माण कार्य करते हैं, घर का निर्माण कर रहे हैं, तो घर के निर्माण के दौरान हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाएं और कुछ जगह, चाहे वह किचन गार्डन हो, और कुछ अच्छे वृक्षारोपण करने चाहिए घर के आसपास, अच्छा लगता है। हम लोग देखते हैं अगर आप केवल मकान बना लेते हैं, मकान के आसपास कोई पेड़ नहीं हो तो ऐसे लगता है जैसे खंडर हो, सारी रौनक समाप्त। लेकिन अगर आपने पेड़ लगाए हैं, अच्छे वृक्षारोपण किए, तो एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वहां दिखाई देगा, आध्यात्मिक वातावरण वहां आपको दिखाई देगा। आध्यात्मिक वातावरण आपको सीम शांति प्रदान करता है। तो प्रकृति की गोद में रह करके ही आध्यात्मिकता को हम अपने अंतःकरण में से जी सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन चारों कारणों पर जब सामूहिक प्रयास होंगे तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, प्रकृति के पास सब कुछ है, और इसीलिए प्रदेश सरकार ने अपने यहां रिन्यूएबल एनर्जी की भी अपनी एक पॉलिसी दी है। हमने तय किया है 22,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसमें से अब तक हम लोग लगभग 6,000 रिन्यूएबल एनर्जी बना चुके हैं सोलर पैनल के माध्यम से। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में हमने अयोध्या को बनाया है। अयोध्या आज देश की पहली सोलर सिटी है, जहां पर जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी हमारी बन रही, उसी से वहां की स्ट्रीट लाइट जलती। स्ट्रीट लाइट के लिए हम हाइड्रो या थर्मल पावर का उपयोग नहीं करते, वहां पर हम लोग सोलर पैनल हम लोगों ने लगाए हैं, उसी से स्ट्रीट लाइट अयोध्या की जलती है। ऐसे ही 17 के 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सोलर सिटी के रूप में डेवलप हों। हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई है, अच्छा इंसेंटिव हम दे रहे हैं, और 6,000 मेगावाट तक हम बना चुके हैं। अभी एक ग्रीन कॉरिडोर रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग बुंदेलखंड में तैयार कर रहे हैं, जहां 5,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम लोग पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर बायोमास का भी हम लोगों ने एक पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। जितने भी पराली और कूड़ा निस्तारण के बारे में जो कार्य हो रहे हैं, कहीं एनटीपीसी हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, कहीं पे अन्य संस्थान मिलकर के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ रहे हैं। आप तो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे इथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं। और उन देशों पर पेट्रोल की निर्भरता भारत की समाप्त हो, वह हमारे इन्हीं संस्थानों से प्राप्त होगी, तो एनर्जी भी प्राप्त होगी, हमारा पैसा भी बचेगा, और साथ साथ हम पॉल्यूशन को भी नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का। और तीसरा जो हमारे पास सबसे बड़ी संभावना वह ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन का है और ग्रीन एनर्जी का है। इस दिशा में भी प्रदेश ने अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, और जो प्रस्ताव अब तक आए हैं, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य तय किया है 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जो प्रयास एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर और प्रदेश भर के नगर निकायों ने आगे बढ़ाए हैं, इसमें हम भी स्थानीय स्तर पर इन कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाएंगे। खासतौर पर इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी है, विधायकगण, हमारे पार्षदगण। और याद रखना, कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें जन सहभागिता न हो। आम जन को इसके साथ जोड़ जाना, लोगों को बताना, भाई कूड़ा जहां तहां मत फेंको, कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो प्लास्टिक का बैग मत लेके जाइए, प्लास्टिक का
अपने घर से कैरी बैग लेकर के जाइए, एक जिसमें कपड़े का हो या कोई ऐसा हो जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, प्लास्टिक का एक नया हम लोग सब्स्टिट्यूट दे चुके हैं। देश का पहला पीएलए प्लांट, पॉलीलैक्टिक एसिड से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्लांट जिसमें हम लोग अब उससे बनने वाले उत्पाद को, अभी मैंने पिछले दिनों ही लखीमपुर खीरी में उस संयंत्र का शिलान्यास किया है। अगले 1 वर्ष के अंदर वह अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर देगा। उससे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे वह पॉली बैग बनेंगे, चाहे वह कप, गिलास, प्लेट, कुछ भी बनेगा, अगले 3 यूज होने के 3 महीने के अंदर वह मिट्टी में अपने आप मिल जाएगा। कहीं भी कोई समस्या नहीं, कूड़े की, कहीं भी कोई कचरे की कोई समस्या नहीं। हमें टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। अवश्य इसके परिणाम अच्छे आएंगे। मैं नगर निगम गोरखपुर को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो भी विशेषज्ञगण और स्टेक होल्डर्स इस कॉन्फ्रेंस के हिस्से बने हैं, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।